मित्रों नमस्कार। आज हम बात करेंगे होम रूल आंदोलन पर। होम रूल आंदोलन सामान्यतः उसका समय 1916 से 1918 बताया जाता है, लेकिन इसकी शुरुआत 1914 में हो गई थी। तो ये जो होम रूल मूवमेंट है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण मूवमेंट है, क्योंकि ये ऐसे समय में हुआ जब कांग्रेस तो पूरी तरह से अपने डाउनवर्ड ट्रेंड में चल रही थी, जबकि अन्य संगठन भी इतने कोई सक्रिय नहीं थे। तो भारत में जो होम रूल मूवमेंट है, पहली बात हम ये समझ लें कि होम रूल मूवमेंट भारत में आयरलैंड के होम रूल मूवमेंट से शुरू हुआ था। आयरलैंड में होम रूल मूवमेंट, जिसको हम कहते हैं स्वशासन, क्योंकि आयरलैंड भी इंग्लैंड का एक उपनिवेश था, तो उस उपनिवेश को अपनी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के बनाने के लिए ये होम रूल मूवमेंट चलाया। और होम रूल मूवमेंट जो था उसको दुनिया भर में जायज माना गया और उसे सराहा भी गया। तो ये जो होम रूल मूवमेंट है, ये असल में इसका जो नाम जुड़ा हुआ है इसके साथ, वैसे तो श्रीमती एनी बेसेंट और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक दोनों का नाम जुड़ता है, किंतु इस मूवमेंट को इनिशिएट करने और इसे आगे ले जाने में जो भूमिका एनी बेसेंट ने निभाई वो बड़ी महत्वपूर्ण है। और यह जो होम रूल मूवमेंट है, ये इसलिए भी है कि जो स्वतंत्रता आंदोलन में शिथिलता आ गई थी, उस शिथिलता को, या जो जड़ता व्याप्त हो रही थी, उस जड़ता को तोड़ने में एक भूमिका निभाई। तो उसी तरह से हम देखते हैं कि जो एनी बेसेंट है, ये बेसिकली आयरलैंड के होम रूल मूवमेंट से प्रभावित थी, किंतु उनका उद्देश्य, जब वो भारत आई थी, तो उनका उद्देश्य कोई पॉलिटिकल नहीं था। वो 1893 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की एक प्रचारक, एक प्रीचर के रूप में इंडिया आई थी। इंडिया जब यहाँ रही, यहाँ के लोगों के साथ संपर्क हुआ और सामाजिक क्षेत्र में उन्हें कार्य करना था, समाज के साथ जो जुड़ाव हुआ, तो उनको ये महसूस हुआ कि जो यहाँ का अभी तक का जितना पॉलिटिकल राजनीतिक घटनाक्रम रहा है, उस घटनाक्रम के में एक ही बात निकल कर आ रही है कि हिंदुस्तान के लोगों को भी होम रूल का अधिकार दिया जाना चाहिए, उन्हें अपने स्वराज्य स्थापित करने का अवसर दिया जाए, चाहे वो डोमिनियन स्टेटस ही हो, वो ब्रिटिश ताज के अंतर्गत ही, उसकी छत्र छाया में ही रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कायम करे, जिसमें मेजॉरिटी इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव हैं लोकल, उनकी हो। तो ये सोच करके जब ये आई, तो इन्होंने देखा कि जो भारतीय हैं, इनको बहुत आवश्यकता है कि यहाँ पर होम रूल कायम किया जाए। जैसा हम कांग्रेस के इतिहास के बारे में जानते हैं, 1907 में सूरत के अधिवेशन में कांग्रेस में गरम दल और नरम दल के बीच में फूट पड़ गई, और गरम दल के लोगों ने सम्मेलन का बहिष्कार करके वो निकल गए। और उसके बाद ये देखें कि जो कांग्रेस है, उस पर नरम दल के लोगों का ही वर्चस्व रहा, लेकिन नरम दल के लोगों के पास कोई कार्यक्रम नहीं था। और इधर जो गरम दल के 3 नेता उभर करके आए थे, जिनमें तिलक थे, तिलक जेल में चले गए, और लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल ये स्वेच्छा से ही विदेश चले गए, निष्कासन में हिंदुस्तान छोड़कर चले गए। तो कोई गरम दलीय जो समूह था, उस समूह को नेतृत्व करने वाला आदमी भी नहीं था। उदारवादियों के पास कोई कार्यक्रम ना होने के कारण वो जो है, एक ओर तो लोगों को आकर्षित नहीं कर पा रहे थे, दूसरी ओर क्या है, ये प्रथम विश्व युद्ध का समय चल रहा है, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट दमनात्मक कानून लागू कर रही थी। और 1915 में बात आगे की है, किंतु 1915 में जाकर के तो DIR जो है, डिफेंस ऑफ इंडिया रूल एक्ट पास किया, जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को मुकदमा चलाए बगैर गिरफ्तार किया जा सकता था। तो ऐसे दमन की स्थिति में क्या हो सकता था। तो जो एनी बेसेंट हैं, ये आई यहाँ सामाजिक क्षेत्र में कार्य कर रही थी, तो उनकी रुचि यहाँ के राजनीतिक जो मसले थे, कि जो स्वदेशी आंदोलन यहाँ हुआ था, वह स्वदेशी आंदोलन अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचने के बाद कैसे एक तरफ तो दमन का शिकार हुआ और दूसरे वो आगे नहीं बढ़ पाए, और वे लोग बिखर गए, जो उसको मुख्य रूप से जो उसकी ताकत थे। और जो क्रांतिकारी उभार स्वदेशी आंदोलन के साथ आया था, उससे तो पूरी तरह से कुचल ही दिया गया था। तो ऐसी स्थिति में 1914 में श्रीमती एनी बेसेंट ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। कांग्रेस समय
नरम दलीय लोगों के पास थी, जिनको मॉडरेट्स कहते हैं अंग्रेजी में। तो मॉडरेट्स के साथ वो अपना काम शुरू की, किंतु कुछ ही समय बाद उसको ये महसूस हो गया कि जब तक इसमें थोड़ा सा मतलब गर्म दलीय विचारधारा नहीं आएगी तब तक कांग्रेस आगे नहीं बढ़ सकती। लेकिन ये एक इत्तेफाक था कि 1914 में जहाँ एक और श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस ज्वाइन करती हैं, वहीं दूसरी तरफ तिलक जो है जेल से रिहा होकर के बाहर आते हैं। तो एनी बेसेंट के ने ये सोचा कि अपने स्तर पर उन्होंने होम रूल की स्थापना तो 1900 उसके उसी समय कर दी थी, लेकिन वो ऐसी कोई खास नोटिस में नहीं आ रहा था। और जब 1914 में ये सदस्य हुई तो एनी बेसेंट जो है उनको ये समझ में आ गया एक्सट्रीमिस्ट की वापसी के बिना कांग्रेस आगे नहीं बढ़ सकती। तो उन्होंने एक और तो कांग्रेस को एक्टिवेट करने की कोशिश की और दूसरी तरफ कांग्रेस के नेतृत्व से इस आशय की बात की कि वे तिलक को कांग्रेस में लें। तो उनके प्रयास का भी एक फल है कि जो कांग्रेस में एक्सट्रीमिस्टों के प्रवेश पर लगी हुई रोक को 1915 के सम्मेलन में वापस ले लिया गया था। लेकिन वापस थोड़ा पीछे जाता हूं, जब एनी बेसेंट कांग्रेस ज्वाइन की तो उन्होंने हिंदुस्तान के लोगों को भारत के होम रूल के लिए वकालत शुरू की। उसका उन्होंने सबसे बड़ी बात ये थी कि 1914 में अपने 2 अखबार, एक साप्ताहिक था जिसका नाम था कॉमनवेल्थ नहीं कॉमनवेल्थ, और दूसरा जो अखबार था वो था न्यू इंडिया, ये दैनिक अखबार था। इन अखबारों के माध्यम से भारत के लिए होम रूल की वकालत करना शुरू किया। होम रूल वही जिसे हम स्वराज कहते हैं, तो स्वराज में सेल्फ गवर्नमेंट के लिए उन्होंने वकालत शुरू की। और एनी बेसेंट का तो ये तक कहना था कि जिस तरह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी एफर्ट्स में भारत की वफादारी है और अब तक भारत वफादार रहा है, तो उसकी कीमत उसकी आजादी है, उसको सीमित ही सही किंतु उसे अपने सरकार बनाने का अधिकार दिया जाना चाहिए। और उन्होंने यहाँ तक कहा द फेट ऑफ द ब्रिटिश रूल शी सेड हैंग्स ऑन द फेट ऑफ इंडिया। तो इंडिया के भविष्य के साथ ब्रिटिश साम्राज्य का जो है एम्पायर का भविष्य जुड़ा हुआ है, उसकी किस्मत जुड़ी हुई है। इसलिए भारतीयों को दूर करके उसका लाभ नहीं लिया जा सकता। बेहतर हो कि वो जो है इनको अपनी सेल्फ गवर्नमेंट का अधिकार दें। 1915 में एनी बेसेंट के प्रयासों के बाद 1915 में एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की और इस होम रूल लीग की खुद प्रेसिडेंट रही। और इस जॉर्ज सिडनी अरुणडेल इनको ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी बनाया, सीपी रामास्वामी अय्यर को जनरल सेक्रेटरी और बीपी वाडिया को ट्रेजरर बनाया। तो इस तरह से इन्होंने 1915 में ही होम रूल की वकालत तो 1914 से अपने पत्रों के माध्यम से, अपने समाचार पत्रों के माध्यम से कर रही थी, किंतु 1915 के आरंभ में ही उन्होंने होम रूल लीग की स्थापना करके अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। इधर जैसा मैंने कहा तिलक बाहर आ चुके थे, किंतु तिलक जो है वे भी इनएक्टिव नहीं रहना चाहते थे। कांग्रेस में उनको आते एंट्री मिली नहीं थी, उनको तो कांग्रेस में एंट्री 1915 में तो निर्णय हुआ है और 1916 का जो लखनऊ समझौता हुआ उसमें उनको एंट्री मिली, जब वो एक प्रतिनिधि के रूप में कांग्रेस के अधिवेशन में दोबारा शामिल हुए। तो ये भी जो है जब आए तो इनके जो सहयोगी थे वे भी इनको एक्टिवेट कर रहे थे और ये खुद भी एक्टिवेट होना चाह रहे थे। तो इन्होंने 1916 में पूना को आधार बनाकर, पूना और बेलगांव जो कर्नाटक में है उसको आधार बनाकर होम रूल लीग की स्थापना की और उसका कार्यक्षेत्र उन्होंने इन्हीं जगह पर रखा। 1916 में जब लखनऊ समझौते का समय आया तो उस समय एनी बेसेंट और तिलक इन दोनों का बड़ा योगदान रहा, जो दोनों ही होम रूल के लिए जो आंदोलन में चला रहे थे, प्रयास कर रहे थे, बहुत सिंसियरली वो अपने प्रयास कर रहे थे। तो इसलिए 1916 में ही तिलक ने 1915 में बनाई। तो ये 2 अलग अलग होम रूल लीग थी, किंतु दोनों के बीच में किसी प्रकार का अंतर्विरोध नहीं था। लेकिन तिलक की जो होम रूल लीग थी उसका आधार अधिकांशतः पूना के आसपास महाराष्ट्र और कर्नाटक तक सीमित था, जबकि एनी बेसेंट का प्रभाव पूरे देश में था और उसके पास संसाधन भी ज्यादा थे, रिसोर्सेज एनी बेसेंट के पास ज्यादा थे। तो ऐसी स्थिति में काम दोनों ही कर रहे थे और दोनों ही के बीच में सहयोग भी था
और दोनों का उद्देश्य एक ही था, स्वशासन के लिए, स्वराज्य के लिए अपनी बात कहना। और स्वराज को प्राप्त करने का जो उन्होंने माध्यम अपनाया, उसमें उन्होंने कहीं किसी तरह की कोई हथियार बंद क्रांति या किस तरह की कोई हिंसा आदि का सहारा नहीं लिया, बल्कि जो सारी दुनिया में वेल एक्सेप्टेड लीगल मीन्स थे, जैसे प्रेस है, प्रेस के थ्रू समाचार पत्र निकालना, पत्रिकाएं निकालना, पर्चे बांटना, पुस्तकालय खोलना, उनके पॉलिटिकल एजुकेशन के लिए क्लास लगाना, विचार विमर्श करना, इन माध्यमों से जन चेतना जागृत कर अधिक से अधिक लोगों को इसके लिए जो डिमांड कर रहे थे सेल्फ रूल की, उसके लिए लोगों को प्रेरित करना। तो इन तरीकों को उन्होंने अपनाया, तो ये आंदोलन चल रहा था। और ये जो एनी बेसेंट है, एनी बेसेंट ने बड़े तीव्र गति से हिंदुस्तान के विभिन्न स्थानों का, जैसे वो लखनऊ भी गई, कलकत्ता भी गई, बॉम्बे, उन्होंने जगह जगह अपना अभियान छिड़ा, जबकि तिलक का अपना एक जगह सीमित था। और इनके बढ़ती हुई गतिविधियों को सप्रेस करने के लिए सरकार ने दमनात्मक तरीके अपनाए और 15 जून 1917 को एनी बेसेंट को उनके दो सहयोगियों को नजरबंदी में रख दिया गया। उनके ऊपर नजरबंदी के आदेश लगा दिए और वे एक स्थान को छोड़ नहीं सकते और पुलिस सर्विलेंस में उनको रहना पड़ रहा था। तो इस कार्रवाई से सोच रही थी सरकार ने सोचा कि भाई जो इसे मद्रास के गवर्नर लॉर्ड पेंटलैंड, तो पेंटलैंड की समझ ये थी कि जो ही नजरबंदी का कानून इन पर लगाया जाएगा, उसी के साथ में इनका आंदोलन जो है कमजोर पड़ जाएगा। लेकिन इससे आंदोलन और उग्र हो गया। तो इसका परिणाम ये हुआ, जितने भी संगठन और विचारधाराओं के लोग एक्टिविस्ट थे भारत में, उन्होंने एनी बेसेंट की नजरबंदी का विरोध करना शुरू कर दिया। और बड़े जो नेता थे, जैसे मोतीलाल नेहरू, तेग बहादुर सप्रू, CR दास, मोहम्मद अली जिन्ना, भूला भाई देसाई, MR जयकर जैसे और भी अनेक नेताओं ने होम रूल की सदस्यता ग्रहण कर ली। क्योंकि मैं यहाँ एक चीज क्लियर कर दूं कि जो होम रूल लीग बनी है वो कांग्रेस के अंतर्गत नहीं बनी थी, वो कांग्रेस के बाहर थी। वो बात अलग है कि होम रूल लीग के क्या किसी भी संगठन के सदस्य कांग्रेस के भी सदस्य हो सकते थे, लेकिन जो मुख्य जो निर्णय है कांग्रेस का, उसमें इस पर कोई विचार नहीं था। तो ये नेता जब होम रूल लीग में शामिल हुए, तो इससे लगा सरकार को कि अब इनका जो प्रभाव क्षेत्र है और बढ़ता जा रहा है। और इतना ज्यादा इसका विरोध हुआ कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने भी मजबूर होकर के समझे या जो भी है, उन्होंने वायसराय को पत्र लिखा और वायसराय से ये आग्रह किया कि होम रूल लीग की मांगों को मान लिया जाए। यही नहीं, गांधी जी की सलाह पर शंकरलाल बैंकर और जमुना दास द्वारकादास ने 1000 लोगों के हस्ताक्षर करवाए एनी बेसेंट की नजरबंदी के विरोध में और वे वायसराय तक पहुंचाए। गांधी जी ने निजी हैसियत से भी, जब तक गांधी जी अभी तक भारतीय राजनीति के बड़े फिगर नहीं है, लेकिन वो सक्रिय हो गए हैं 1916-17 में, क्योंकि 1916 के लखनऊ सम्मेलन में वो एक प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए थे। किंतु अभी भी उनकी पोजीशन कोई कांग्रेस के कोई प्रवक्ता जैसी नहीं थी। तो उन्होंने अपने स्तर पर गवर्नर जनरल को कहा, तो लिखा कि ये नजरबंदी एक बहुत बड़ी भूल है और इससे भारतीयों में और ज्यादा रिएक्शन होगा। यहाँ तक कि जो लोग अंग्रेजी राज के समर्थक थे, जिसमें मुख्य तौर पर बीकानेर के महाराजा ने भी अपनी सिंपैथी एनी बेसेंट के साथ दिखाई, और सिया धार्मिक नेता थे आगा खां, उस आगा खां ने भी सहानुभूति दिखाई। जिन्ना ने भी मेंबर बन ही गए थे होम रूल लीग के, तो बॉम्बे यूनिट के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने कहा कि एनी बेसेंट की नजरबंदी तो स्वराज की जो योजना है उसकी ही नजरबंदी है, मतलब आप स्वराज की योजना को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। तो ऐसी स्थिति में जो संगठन दूसरे थे, जिसमें खासतौर पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग, जिसमें लखनऊ में समझौता हुआ था कि वे मिलकर के स्वराज के लिए या ये कहें सेल्फ गवर्नमेंट के लिए संघर्ष करेंगे या प्रयास करेंगे, किंतु कोई कॉन्क्रीट प्रोग्राम नहीं बना था। लेकिन इस घटनाक्रम के बाद 29 जुलाई 1917 को कांग्रेस कमेटी और मुस्लिम लीग ने स्वशासन की मांग के लिए
सत्याग्रह की योजना बनाई, किंतु 20 अगस्त 1917 को, मतलब कुछ ही समय बाद, भारत सचिव जो लंदन में होता था, मॉन्टेग्यू की प्रसिद्ध घोषणा आ गई, जिसमें कहा गया कि भारत को जो है उत्तरदायी शासन के लिए सीमित रूप में ही सही, लेकिन यहाँ मतलब प्रशासनिक सुधार किए जाएंगे, और इन सुधारों को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के नाम से जाना जाता है, जिसमें यह कहा गया कि भारत में ब्रिटिश शासन का लक्ष्य स्वशासित संस्थाओं का विकास है, ताकि ब्रिटिश साम्राज्य के एक अंग के रूप में क्रमशः उत्तरदायी शासन स्थापित किया जा सके। और इसलिए इन सुधारों को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के नाम से जानते हैं, और इसी के आधार पर 1919 का एक्ट पारित हुआ, जिसमें सीमित तौर पर ही सही लेकिन जन प्रतिनिधित्व हिंदुस्तानियों को दिया गया। तो जो 1900 और जब ये घोषणा हो गई, तो उस घोषणा के बाद अपने आप में देखा जाए तो जो होम रूल लीग की मांग थी कि उत्तरदायी शासन की स्थापना या स्वशासन की, वो अपने आप ही पूरी हो जाती है, तो नजरबंदी अर्थहीन हो गई। किंतु फिर भी ऑफिशियली 17 सितंबर 1917 को नजरबंदी समाप्त कर दी गई। कुल मिलाकर के हम छोटा सा प्रकरण है, लेकिन इस प्रकरण का मूल्यांकन करें तो हम ये पाते हैं कि जो 1907 के बाद कांग्रेस धीमी पड़ गई थी, 1908 के बाद लगभग स्वदेशी आंदोलन कमजोर पड़ने लगा था, और 1911 में जब राजधानी परिवर्तन हो गया, जो फोकस कलकत्ता पे था, उसको उन्होंने मतलब एक तरह से इस चेंज के साथ और भी ज्यादा कुछ ऐसे कंफ्यूजन क्रिएट कर दिए कि मूवमेंट आगे नहीं बढ़ पा रहा था। तो जो जड़ता आ गई थी, उस जड़ता को एक तो तोड़ा, दूसरा ये हुआ कि जो भारतीयों का पक्ष था स्वशासन का, उसको मान्यता मिली माउंटेगू चेम्सफोर्ड घोषणा के बाद। इस घोषणा के बाद ये लगा कि हिंदुस्तानियों को कुछ न कुछ अधिकार दिए जाएंगे, और वैसे भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जिस तरह के एफर्ट्स हिंदुस्तान के लोग कर रहे थे, उससे अंग्रेजी ये वादा भी कर ही रहे थे कि वो देंगे। अब दिया कितना, वो अलग चीज है। तो होम रूल लीग ने सबसे बड़ी बात ये की कि जो राजनीतिक संस्था और संगठन बिल्कुल निर्जीव हो रहे थे, उनमें फिर से उनको जागृत कर दिया। संवैधानिक अधिकारों के लिए जो संघर्ष है उसको लोकप्रिय बनाया, और उसमें बता दिया कि किस तरह से संवैधानिक तरीकों से जो नागरिक अधिकार हैं या संवैधानिक अधिकार हैं उनको अचीव किया जा सकता है, उसका एक रास्ता हो सकता है। पूरा देश का ध्यान आकर्षित होम रूल की तरफ हुआ, और राष्ट्रीय आंदोलन में व्याप्त जो जड़ता थी उसको तोड़ करके गतिशीलता का संचार किया। 1917 के दिसंबर में जो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, उसकी अध्यक्ष चुनी गई एनी बेसेंट। तो एनी बेसेंट की अध्यक्षता के बाद जो गतिशीलता कांग्रेस के में भी दिखाई देती है, वो स्पष्ट है। तो इस तरह से जो 1914 में एक साधारण प्रयास समाचार पत्रों के माध्यम से एनी बेसेंट ने किए, वे आगे तक चले, और 1918 में दोनों ही होम रूल लीग हैं, तिलक लीडेड, और ये इनके नेतृत्व में और तिलक के नेतृत्व में जो दोनों ही होम रूल लीग हैं, उनका मर्जर हो गया 1918 में। और मर्जर के बाद उसका नाम रखा गया स्वराज सभा, जिसका तिलक कहते थे कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। वह नारा भी होम रूल आंदोलन के समय ही दिया गया था, और स्वराज सभा जो है उसका विलय बाद में कांग्रेस में हो गया। तो 1918 के बाद होम रूल लीग कांग्रेस का ही अंग बन गई, और उसी के में मर्ज हो गई। तो इस तरह से हम देखते हैं एक छोटा सा आंदोलन, चार वर्षों का मामला है, 1914 से 1918। इन 4 वर्षों में जो स्वतंत्रता आंदोलन की गति धीमी पड़ रही थी, उसको तीव्र किया गया, और फिर लड़ाई का जो फोकस है वो क्लियर होने लगा। क्योंकि अगर हम असहयोग आंदोलन को आगे चल के देखेंगे तो ये पाएंगे कि असहयोग आंदोलन की भूमिका तो होम रूल मूवमेंट में ही बन चुकी थी, जिसमें संवैधानिक तरीकों से स्वराज प्राप्त के लिए प्रयास किए गए थे। धन्यवाद, नमस्कार।